हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस एंड आप सभी का स्वागत है आपके जानदार बैच में। लास्ट क्लास में हमारा इकोनॉमिक्स जो सब्सिडी वाला टॉपिक हो चुका था, जो अगेंस्ट फेवर में हमने बात कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरकार ने क्या स्टेप्स लिए थे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद। चलिए देखते हैं। आपसे कहते हैं फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी इनहेरिटेड स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। जब हमारे पास ब्रिटिश रूल कर रहे थे, उस समय हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्थिर हो चुकी थी, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। और थोड़ा बहुत जो मूव कर रही थी, बहुत कम परसेंट में इंप्रूवमेंट हो रही थी, इतनी जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी। सो इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन गवर्नमेंट टू वेरियस मेजर्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। सरकार ने क्या करा, जैसे हमारे को इंडिपेंडेंस मिली, सरकार ने वेट नहीं करा, सरकार ने एकदम से काम करना स्टार्ट कर दिया। किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर सरकार ने एकदम से काम करना स्टार्ट कर दिया था। चलिए देखते हैं कैसे करा। सबसे पहले द लैंड रिफॉर्म मेजर द ग्रीन रेवोल्यूशन वर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इन एनहेंसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। सरकार ने सबसे पहले तो काम किस पे करा? ग्रीन रेवोल्यूशन पे। क्योंकि हमारे कंट्री को जो सेल्फ लैंड जो मिला था, हमारी कंट्री जो खुद अब सामान बना पा रही थी। पहले हमारी कंट्री को सामान दूसरी कंट्री से खरीदना पड़ता था, क्योंकि उनके पास इतना सामान नहीं था खाने के लिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, बट हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया था, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दिया था, बहुत सारे रिसोर्सेज खराब कर दिए थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने क्या करा, सामान किससे खरीदना स्टार्ट कर दिया? दूसरी कंट्री से। बट हमने धीरे धीरे क्या करा, अपनी कंट्री के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोडक्शन करा। इससे क्या हुआ कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन से होता क्या, सामान थोड़ा जल्दी उग जाता है। तो इससे क्या हुआ, हमारे कंट्री के अंदर सामान थोड़ा जल्दी उगना स्टार्ट हो गया। इससे क्या हुआ, हम अपने खुद पर निर्भर होते चले गए, दूसरी कंट्री से हमारे को सामान करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वही कहते हैं लैंड रिफॉर्म में हुआ क्या था, मेजर द ग्रीन रेवोल्यूशन वर द ग्रेटेस्ट। हमारी कंट्री के लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हम क्या कर पा रहे थे, अब अपना प्रोडक्शन खुद ही अपनी कंट्री के अंदर पूरा प्रोड्यूस कर पा रहे थे। इनफैक्ट हम दूसरी कंट्री को भी अब पहले उनसे खरीदते थे, अब हम उनको सामान दे पा रहे थे दूसरी कंट्रीज को। सेकेंड, बिटवीन 1950 एंड 1990 40 ईयर्स के अराउंड, कि 1950 1950 से लेकर 1990 के बीच में हैड बीन substantial increase in the agriculture productivity. Agriculture productivity refers to the output per hectare of the land. As a result of the green revolution, India becomes self-sufficient in the food production. Land reforms resulted in the abolition of the जमींदारी सिस्टम। एक तो सबसे पहले हमारे कंट्री के अंदर जब ब्रिटिशर्स गए तो सरकार ने सबसे पहले जमींदारी सिस्टम हटाया। अब जमींदारी सिस्टम होता क्या है, जिसमें आपका जो लोगों से टैक्स लिया जाता है, चाहे आपकी खुद की जमीन है तब भी आपसे क्या लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। वो सब्सिडी क्या होगी, लेनी सरकार की बंद हो गई। सरकार ने टैक्स लेना बंद कर देता है इन सब चीज़ों पे। पर ब्रिटिशर्स ने कर रखा था कि आपको क्या, अगर आपकी ज़मीन आपकी है तो भी देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा, और आपको अपनी जो भी उगा रहे हो उसकी कुछ परसेंट खेती हमारे को देनी पड़ेगी। ऐसा ब्रिटिशर्स ने कर रखा था। बट जैसे ही ब्रिटिशर्स गए तो हमारी गवर्नमेंट ने रूल भी हटा दिया। और दूसरी बात, 1950 से 1990 के बीच में हमारी सरकार ने प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई थी। कैसे कि हमारी सरकार ने 1 हेक्टेयर पे, पहले अगर एक ज़मीन है उसकी जो मेज़रमेंट होती है हेक्टेयर यूनिट नापने की ज़मीन को, तो 1 हेक्टेयर पर अगर जितना सामान उग रहा है, पहले जब ब्रिटिशर्स के टाइम पर, अब हम उससे ज़्यादा उगा पा रहे थे। किसकी मदद से? ग्रीन रिवोल्यूशन की मदद से, HYV सीड्स की मदद से। ओके, तो कह सकते हैं HYV सीड्स हमारे लिए क्या थे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ करते थे। कहते हैं एग्रीकल्चर आउटपुट कुड हैव बीन ग्रोन इन विच मच लेस वर्किंग इन द सेक्टर मच, बट इंडस्ट्रियल सर्विसेज सेक्टर वर अनेबल टू एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वर्कफोर्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। आपसे कहते हैं एग्रीकल्चर आउटपुट कुड हैव बीन ग्रोन विद मच लेस पीपल वर्किंग द सेक्टर। जो लोग पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत लोग कम काम करा करते थे, सरकार ने काफ़ी चीज़ें लोगों को थोड़ा बढ़ावा दिया, मोटिवेट करा। इससे क्या और काफ़ी लोग कहाँ मूव कर, मतलब कि दूसरे लोग, काफ़ी सारे लोग कहाँ एग्रीकल्चर में भी काम करना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था। काफ़ी लोग क्या कर रहे थे पहले के टाइम में, एग्रीकल्चर से बाहर निकलते जा रहे थे, क्योंकि उनमें कह रहे थे कि इतनी इनकम थी नहीं पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसे जैसे रेवोल्यूशन आया तो उनकी इनकम बढ़ती चली गई थी, क्योंकि सामान जल्दी उग रहा था और मार्केट में जल्दी बिक भी रहा था, उससे प्रॉफिट भी बहुत होता जा रहा था। फिर धीरे धीरे जो फार्मर्स उस एग्रीकल्चर से निकले थे, वो वापस कहाँ से जा रहे थे, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में दोबारा खेती करते जा रहे थे, और उन्होंने भी बहुत बड़ा मुनाफा कमाते जा रहे थे। उनका इंटरेस्ट भी एग्रीकल्चर में आता जा रहा था। अब आपसे कहते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आपसे कहते हैं
हाउ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है, जरूरी क्यों है। सबसे पहला, द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जैसे हमारी इंडिया है जो प्रोग्रेस कर रही है, ओनली इफ दे हैव द गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्यों कर रही है, क्योंकि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर है। क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्रियल सेक्टर खाली एक चीज़ नहीं होता, टैक्स नहीं मिलता खाली उनसे। कंट्री को जब एक इंडस्ट्रीज ओपन होती है बहुत बड़ी, एक जब उद्योग, जब इंडस्ट्रीज ओपन होती है ना, उससे उसको क्या क्या मिलता है, पहला और सबसे पहले उसको जो मिलता है ना, उससे उसको मिलता है सबसे पहले टैक्स। गवर्नमेंट को मिलता है क्या, टैक्स मिलता है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तीसरा, जब वो सामान बनाती है वो सामान दूसरी कंट्री में भी जाता है, दूसरी कंट्री से पैसा हमारे कंट्री में आता है। चौथा, दूसरी कंट्री हमारे कंट्री के अंदर काफ़ी अमाउंट इन्वेस्ट भी कर देती है। तो ऐसे कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर आया तभी से हमारी कंट्री ग्रोथ करती चलेगी। अगर अभी भी आज के टाइम में इंडस्ट्रियल सेक्टर ना होना तो हमारी कंट्री ग्रोथ नहीं कर सकती। क्योंकि अब खुद सोचो, इतनी बड़ी बड़ी आज के टाइम में जो कंपनी है, टाटा की कितनी सारी कंपनीज हैं, वो अगर सारी कंपनी बंद हो जाए, एक तो टैक्स नहीं आएगा सरकार के पास, दूसरी बात कितने करोड़ों लोगों की जॉब चली जाएगी। ओके, तो वो लोग नया नया सामान भी नहीं खरीदेंगे, घर के अंदर कोई सामान लेके नहीं आएंगे। गाड़ी जो लेके आते हैं, गाड़ी हो गई, स्कूटी, बाइक्स, अपने घर में जो जो भी सामान लेके आते हैं वो नहीं खरीदेंगे। और आपको पता है वो सब खरीदने में भी सरकार को टैक्स मिलता है। अगर आपको एक न्यू कार परचेस करके आ रहे हो, सरकार को टैक्स मिलेगा उसके ऊपर। अब बट अब सरकार की वो भी इनकम बंद हो गई। कह सकते हैं हमारी पूरी इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा अगर इंडस्ट्रीज बंद हो जाए तो कह सकते हैं कि हमारी जो कंट्री की डेवलपमेंट किसने करी थी, इंडस्ट्रीज़ ने करी थी। सेक्टर इंडस्ट्रीज प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री सेक्टर क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा, विच इज़ मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, सबसे बड़ी बात तो क्या करता है ये, एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट। काफ़ी लोग क्या कर रहे थे, अब जब से एच सीड्स आया था मेहनत बढ़ती जा रही थी। क्यों, क्योंकि अब क्या होता जा रहा था, जब से एच सीड्स आए थे तब से क्या होता जा रहा था कि खेती जल्दी उग रही थी, जल्दी काटना था, जल्दी उगाना था, पर ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता था एच सीड्स वाली क्रॉप्स पे, क्योंकि उसमें पानी बहुत डलता था। तो पानी डालने के लिए एक तो डाल नहीं सकता, अब उसके लिए करना पड़ता था, जो भी फार्मर था उसको करना पड़ता, लोगों को हायर, लोगों को जॉब पे रखना पड़ता था ये काम करवाने के लिए। तो लोगों को जॉब मिलती जा रही थी, उनकी इनकम बढ़ती जा रही थी, धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा था, एच सीड्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी। तो कंपनी भी, जो कंपनी एच सीड्स बनाती थी उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो आपसे कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करता है, प्रमोट करता है मॉडर्नाइजेशन। इंडस्ट्री जब जब से इंडस्ट्रीज आती हैं उससे क्या होता है, हमारी कंट्री के अंदर ना मॉडर्नाइजेशन हो जाती है। आप खुद सोच सकते हो कि हमारी कंट्री में पहले कुछ भी इतना मॉडर्न नहीं हुआ करता था हमारे फादर मदर के टाइम पर, बट आज हमारे टाइम में कितनी सारी चीज़ें हैं, फ़ोन्स, एआई, सबसे बड़ी बात तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, कितनी हमारी हेल्प कर रहा है। और काफ़ी चीज़ें, नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, रोबोट्स आते जा रहे हैं। क्यों, इंडस्ट्रीज़ की वजह से। इंडस्ट्रीज जैसे जैसे बड़ी होती चल जाएंगी, इतना प्रॉफिट अर्न करती चल जाएंगी, उतना क्या होता रहेगा, वो कंपनी को ग्रो करती चली जाएंगी। एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी ड्यू टू दिस सीजन या रीज़न, सॉरी, ड्यू टू दिस रीज़न है ये। हम क्या करते थे, इसी रीज़न की मदद से हम 5 ईयर्स प्लान्स क्या करते थे, सरकार ने बहुत सारे जो 5 ईयर्स प्लान्स निकालती थी उसमें इंडस्ट्रीज़ के बारे में सरकार ने बहुत ध्यान दिया था। इंडस्ट्रीज़ को कैसे डेवलप करा जाए, सरकार ने उस पर भी बहुत ज़्यादा क्या करा था, फोकस करा था। तो हमने ये देखा कि क्या बोलते हैं हमारे कंट्री के लिए इंडस्ट्री डेवलपमेंट का क्या रोल था और क्यों ज़रूरी थी। इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, इससे हमारे क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करती है, चीज़ों को मॉडर्नाइज करती है। एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी टू दिस, इसी रीज़न की मदद से हम, जब सरकार 5 ईयर प्लान निकाला करती थी हर 5 साल में, जो कि सरकार ने अब 2017 में निकालने बंद कर दी हैं, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना था कि हमारे काफ़ी चीज़ें गोल्स पूरे हो चुके हैं, सरकार ने अब अलग तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया। तो कहा जाए तो सरकार ने 2017 में जो लास्ट गोल निकाला, जो 5 ईयर प्लान निकाला था, तो सरकार क्या करती थी उस चीज़ को, जो इसी रीज़न की मदद से क्या होता था, सरकार क्या करती थी अपने 5 ईयर प्लान्स के अंदर भी क्या करती थी, इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐड करा करती थी, जो जो बहुत सारे जो 5 ईयर्स प्लान्स निकलते जा रहे थे, सरकार ने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करा था। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है, क्या रोल है पब्लिक सेक्टर का, क्या रोल है सर, मतलब कि पब्लिक सेक्टर इट मीन्स गवर्नमेंट कंपनी। कहते हैं पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर। पहला, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर। अगर मान लेते हैं प्राइवेट सेक्टर, कहते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर जो है, जो आपको जैसे मतलब कि जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उनका क्या रोल है हमारी कंट्री के अंदर। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट एंटरप्राइज डिड नॉट हैव द कैपिटल, प्राइवेट एंटरप्राइज के पास क्या नहीं होती है, कैपिटल इतनी नहीं होती है टू अंडरटेक द इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रीज वेंचर्स।
required for the development of the Indian economy. At the time of independence, Tata and Birla were the only known the private entrepreneurs. आपसे कहते हैं जब आपको इंडिपेंडेंस मिली थी ना, उस समय दो ही कंपनी चलती थी, टाटा एंड बिरला। वही दो कंपनी जो क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में दो ही बड़ी बड़ी कंपनी का नाम था। आजकल में तो जैसे कह सकते हैं अडानी हो गई, अडानी ग्रुप्स हो गए आपके, या रिलायंस अंबानी की जो है, एंड बहुत सारी कंपनीज हैं एंड सो ऑन। बट पहले के टाइम में दो ही बड़ी बड़ी कंपनी थी, बिरला एंड टाटा। ठीक है, दो ही बड़ी बड़ी हमारी दिग्गज कंपनी थी, जिसमें क्या होता था कि बहुत प्रॉफिट्स मतलब अर्न करा था। इसको ग्रो करने के लिए सरकार ने बड़ी हेल्प करी थी इनकी। कैसे करी थी? इनके पास इतना पैसा नहीं था, सरकार लोगों से सामान खरीदने में थोड़ा सा टैक्स लिया करती थी। ठीक है, देखो गवर्नमेंट भी बिना टैक्स के नहीं चल सकती, गवर्नमेंट भी बिना टैक्स के नहीं चल सकती है। तो सरकार भी क्या करती थी, टैक्स के रूप में लोगों से पैसे लिया करती थी। एंड जब सरकार उनसे लोगों से जब टैक्स के रूप में पैसे लिया करती थी, तब क्या होता था कि वो टैक्स का पैसा लोगों को मतलब कि जो प्राइवेट कंपनी थी, एंटरप्रेन्योरशिप थी, उनको दिया जाता था। क्यों? इंडस्ट्रीज़ को बड़ा करने के लिए। ऐसे करते 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 धीरे धीरे कंपनी बड़ी होती चली गई एंड वो प्रॉफिट्स अर्न करती चली गई, वो बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती चली गई। इससे क्या होता, हमारी इकोनॉमी भी डेवलप्ड होती जा रही थी। तो कह सकते हैं अगर पब्लिक सेक्टर ना होता तो ये आज के टाइम में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी टाटा बिरला नहीं होती। लैक ऑफ इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या थी, कमी थी इसकी इंसेंटिव की प्राइवेट सेक्टर के अंदर। द इंडियन मार्केट वॉज नॉट बिग इनफ टू इंक्रीज द प्राइवेट इंडस्ट्री टू टेक मेजर प्रोजेक्ट्स। उस समय के टाइम पर इंडिया मार्केट्स में कोई भी ज़्यादा डील नहीं करता था। जैसे आज के टाइम में बहुत सारी मतलब बाहर की कंपनीज है जो हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करती हैं, बट पहले के टाइम पर कोई भी कंट्री हमारी कंट्री पर उनको विश्वास नहीं था, क्योंकि जस्ट हमारे पर सब ब्रिटिशर्स गए थे। उनको लग रहा था कि हम अपनी कंपनी इस ऐसी कंट्री के हाथ में नहीं देंगे जिसपे ऑलरेडी राजा राज करके जा चुका, कभी दोबारा आ जाए तो हमारी कंपनी भी इसमें डूब जाएगी। जो कंपनी है वो भी क्या हो जाएगी, उसके अंडर, राजा के अंडर में हो जाएगी। तो किसने भी क्या नहीं करा था स्टार्टिंग में, तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करा था। तो आपसे कहते हैं कि कोई भी इंडियन मार्केट में इतना बड़ा अमाउंट डालने के लिए तैयार नहीं था। इवन दे हैड अ कैपिटल टू डू सो द लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट देयर वाज अ लो लेवल ऑफ द डिमांड इंडस्ट्री डेवलपमेंट। कह सकते हैं कि हमारे स्टार्टिंग में तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बड़ी स्लो हो रही थी, क्योंकि लोगों को दूसरी कंट्री को हमारी कंट्री में इतना भरोसा नहीं था कि वो हमारी कंट्री से सामान खरीद सके, उनको डर लगा करता था। इसलिए कह सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर क्या था, स्टार्टिंग में तो क्या थी, सामान की बहुत ज़्यादा क्या थी, शॉर्टेज, मतलब कि कह सकते हैं सामान को कोई खरीदने वाला इतना स्टार्टिंग में नहीं हुआ करता था। फिर थर्ड आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द स्टेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब धीरे धीरे जैसे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ओपन होती जा रही थी, उसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर कंपनी भी ओपन होती जा रही थी। जैसे प्राइवेट बैंक ओपन होते जा रहे थे, साथ साथ पब्लिक बैंक भी ओपन होते जा रहे थे, क्योंकि प्राइवेट बैंक का मोटिव ये था प्रॉफिट कमाना, और पब्लिक बैंक का मोटिव क्या होना चाहिए था कि लोगों के डेवलपमेंट करना। सरकारी चीज़ें होना भी बहुत ज़रूरी है कंट्रीज़ के अंदर। जैसे हमारे कंट्री के अंदर सरकारी बैंक भी हैं, सरकारी कंपनी बहुत सारी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी, प्राइवेट स्कूल भी हैं। प्राइवेट स्कूल का एम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, एंड गवर्नमेंट स्कूल का एम क्या है, बच्चों को पढ़ाना। बस हमारे कंट्री के बच्चे क्या हो जाए, एडुकेटेड हो जाए। तो यही कह सकते हैं कि सरकार का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि क्या हो जाए, हमारी कंट्री डेवलप भी कर जाए। तो प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर भी धीरे धीरे ओपन होता जा रहा है। तो वही कह रहे हैं पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर। प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था, तो उस समय गवर्नमेंट सेक्टर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जिससे क्या हो रही थी, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट बढ़ती जा रही थी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी, लोगों की कह सकते हैं सामान की डिमांड्स बढ़ती जा रही थी। और धीरे धीरे करके करते क्या क्या हुआ कि हमारी कंट्री पे दूसरी कंट्री को भरोसा होता चला गया था। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने भी हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करी, तो हमारी कंट्री भी धीरे करके डेवलपमेंट करती चली गई थी। फिर आपसे कहता है लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर। कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या था कि कमी थी किस चीज़ की, इंसेंटिव्स की। कहते हैं इंडियन मार्केट के अंदर ना कोई पैसा डालने के लिए तैयार नहीं था, बड़ा अमाउंट अपना। इसके लिए सरकार को क्या करना पड़ता था, ड्यू टू द लिमिट साइज बिजनेस टारगेट देर वॉज लो लेवल ऑफ डिमांड एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो तो रही थी, बट बहुत छोटे लेवल पर हो रही थी। क्यों? हमारी कंट्री में कोई पैसा डालने के लिए इतना जल्दी रेडी नहीं हुआ करता था। फिर आपसे कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल वेलफेयर। सरकार का ऑब्जेक्टिव ये भी था कि क्या करना,
सरकार का ऑब्जेक्टिव ये भी था कि क्या करना कि हमारे कंट्री के अंदर क्या भी होनी चाहिए, सोशल वेलफेयर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सरकार ने करा था सोशल वेलफेयर करने के लिए सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे सब्सिडीज़ जैसे स्कीम्स लेके आई थी। बस क्या करना चाहती थी सरकार, गवर्नमेंट मतलब कि इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना चाहती थी बस। क्या करना चाहती थी? इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना चाहती थी। फिर आपसे कहता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, इसमें क्या कहा गया था देखते हैं। आपसे कहता है इंडस्ट्री पॉलिसी रिवोल्यूशन जब लाया गया था, आपका रिजोल्यूशन लाया गया था 1956 के अंदर, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर्स विच कवर्स आइटम्स कनेक्टेड विद द डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज ऑफ द कंट्री। इसमें कहता है कि क्या बोलते हैं आपसे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो रिजोल्यूशन लाया गया था, ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज था पॉलिसीज का जिसमें मेजर करा गया था विच कवर आइटम्स कनेक्टेड विद द डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री जब क्या थी, दूसरी कंट्री के साथ क्या करती थी, डील्स करा करती थी। हमारे कंट्री के अंदर धीरे धीरे क्या होने लग गई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आपको तो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हुई थी 1991 में, स्टार्ट करी गई थी ऑन 1 जुलाई के अराउंड, जिससे हमारा हुआ क्या था कि हम क्या करें, दूसरी कंट्री के साथ भी डील करनी हमने स्टार्ट कर दी थी। तो आपसे कहते हैं कि इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक बहुत ज़रूरी था फॉर डिवाइजिंग वेरियस प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री में अब इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हमारी कंट्री ने क्या करे थे, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी ओपन मतलब कि कह सकते हैं निकाले थे, जिससे कंपनियाँ करेगी उसको फॉलोअप करेगी, कंपनी और अपनी कंपनियाँ करेगी ग्रो करेगी। चलिए आपसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, देखते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में आते हैं। देखिए सबसे पहले कहते हैं स्केड्यूल ए, जिसमें द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्री विच कुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। आपसे कहते हैं इसमें आता है कि एक ऐसी जो कंपनी होती है जिसको संभालता कौन है, स्टेट संभालती है। स्टेट जो होते हैं जैसे कि दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया। इन 10 इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड लाइक आर्म्स एंड एमिनेशन। आर्म्स मतलब क्या होते हैं, हथियार जो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ये किस किस के हाथ में होता है, स्टेट के भी हाथ में होता है और गवर्नमेंट सेक्टर के मतलब कि हमारे कंट्री के भी हाथ में होता है। जो आर्म्स बनाए जाते हैं, जो हथियार बनते हैं, वो हथियार प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दिया जाता, वो सारा का सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रहता है। सेकेंड स्केड्यूल बी, जिसमें कहते हैं स्केड्यूल में 12 इंडस्ट्रीज वर प्लेस, 12 इंडस्ट्रीज खोली गई थी विच वुड बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन, जिसको कौन संभाल रहा था, स्टेट गवर्नमेंट ही संभाल रही थी। दिस स्केड्यूल इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज लाइक द एल्यूमिनियम या अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज क्या करी थी, ओपन करी गई थी। ये भी सरकारी कंपनी ओपन करी गई थी। स्केड्यूल सी में सरकार ने क्या करा था, द स्केड्यूल कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टू बी द प्राइवेट सेक्टर, जो धीरे धीरे कहाँ पर ओपन होती जा रही थी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर ओपन होती जा रही थी। कुछ सरकार ने कुछ कंपनीज उस स्केड्यूल सी के अंदर क्या भी होता जा रहा था, प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी ओपन होती जा रही थी। चलिए अब आपसे कहते हैं व्हाट इज द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग होता क्या है, चलिए देखते हैं। एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियल लाइसेंस होता क्या है, रिटर्न में परमिशन मांगना किससे, गवर्नमेंट से। टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स, सामान को बनाने के लिए, क्योंकि आपको होता है सामान को बनाने के लिए आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, आपको बनाने के लिए करना पड़ता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो वही कहते हैं एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस आपका एक रिटर्न परमिशन डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट से लिया जाता है सामान को बनाने के लिए। क्योंकि हर सामान पे ये नहीं आप ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर हर सामान क्या कर सको, प्रोड्यूस कर सको। कुछ सामान पे सरकार के रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसको बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे कह सकते हैं जो क्रैकर्स होते हैं, पटाखे हो गए और या आपके हथियार हो गए, इनको आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, आपको सरकार की पहले परमिशन लेनी पड़ती है इसमें आपको। सेटिंग अप द न्यू इंडस्ट्रीज, कह सकते धीरे धीरे करके क्या हो रही थी, नई नई इंडस्ट्रीज ओपन होती जा रही थी। हमारे इधर क्या होती एज एक्सपेंशन, और जो कंपनी पहले से खुली हुई थी वो कंपनी बड़ी होती जा रही थी। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, हमारी कंट्री के अंदर सामान पहले एक टाइप का मिलता था, हमारी कंट्री के अंदर सामान बहुत सारे टाइप्स के मिलने लग गए। मतलब बहुत सारे, जैसे कि बिस्किट्स मान लेते, पहले बिस्किट खाली एक ही टाइप के आते थे, पार्ले जी। अब आज के टाइम में बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे टाइप्स के आ रहे हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स के आ रहे हैं। तो वो धीरे धीरे करके होता जाता आपको बढ़ता जा रहा था। तो आपसे कहते हैं कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस मतलब लेना जरूरी होता है। हर कंपनी को ज़्यादातर, मोस्टली कंपनी को पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंस गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। जो ऐसी कंपनी है जो मतलब
दूसरों को हार्म कर सकती हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको पहले लाइसेंस की नीड पड़ती है। फिर आगे आपसे कहता है अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री लाइसेंसिंग के अकॉर्डिंग क्या कहता है आपसे, न्यू नो न्यू इंडस्ट्रीज वाज अलॉटेड अनलेस अ लाइसेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोई भी नई इंडस्ट्रीज को अलाउड नहीं था लाइसेंस लेना। ये लाइसेंस खाली किसको गवर्नमेंट दे रही थी, अभी पुरानी इंडस्ट्री, क्योंकि सरकार अभी नहीं जानती थी कि ये नया जो पर्सन है क्या करेगा मार्केट में आकर। उसको पहले अपना खुद अपना सेटअप करना पड़ता था, कोई ऐसा काम करना पड़ता था जिसके अंदर लाइसेंस की जरूरत ना पड़े, उसको पहले उस कंपनी को ग्रो करना पड़ता था। अभी सरकार लाइसेंस उसी को दे रही थी जो कंपनी ऑलरेडी क्या हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी, जो कंपनी को बहुत टाइम से वो ओपन थी। जैसे कह सकते हैं हमारे जो पहले बताया था टाटा एंड बिरला को सरकार क्या कर रही थी, लाइसेंस प्रोवाइड कर रही थी, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, बहुत टाइम से करते इंडस्ट्रीज को ग्रो कर रहे थे। सरकार ऐसी अभी किसी के हाथ में भी लाइसेंस नहीं प्रोवाइड कर सकती जो क्या कर सके, मतलब कि अभी जिसने फर्स्ट टाइम ओपन करा है कंपनी, ठीक है। फिर आपसे कहता है इट वॉज ईजियर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस, ये बहुत ईजी था लाइसेंस को ऑब्टेन करना। लाइसेंस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इट एस्टैब्लिश इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज। इन एडिशन सच यूनिट्स आपका ये यूनिट्स given certain concessions such as the benefits and the electricity at a lower tariff to promote the regional equality। सरकार क्या कर रही थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी चीज़ें थी, वो सरकार क्या कर रही थी, थोड़े कम दामों पर लोगों को प्रोवाइड कर रही थी, जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनको क्या मिल सके, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके। इससे क्या ना हो कि मतलब जो भी गरीब है उनको भी पूरा पूरा एडवांटेजेस मिल सके। ओके, फिर आपसे कहता है लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी अगर इफ एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज वांट्स टू एक्सपेंड आउटपुट और डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन। आपसे कहता है कि लाइसेंस की जरूरत पड़ते मतलब कि पड़ा करती थी इवन अगर यहाँ तक कि अगर कोई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है वो चाहती है अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना, अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाइड करना, तो लाइसेंस की उसमें उनको जरूरत पड़ती थी। अगर मान लेते कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है टाटा की, वो चाहती कि मेरी ना कंपनी यहाँ पर दिल्ली में तो ओपन है, मुंबई में भी ओपन हो जाए। अगर बड़ी कंपनी को इंडस्ट्रीज ओपन करनी है तो उसको क्या करना पड़ता है, लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। कि सरकार पहले ये चेक करती है कि आप लाइसेंस हमारे से ले रहे हो, आप किस चीज़ की इंडस्ट्रीज खोलोगे, किस एरिया में खोलोगे, क्या उस एरिया में खोलने से जो वहाँ के जो रेजिडेंट्स लोग हैं क्या उनको नुकसान तो नहीं होगा, कि आप ऐसा सामान तो नहीं बना रहे जिसके कि लोगों को नुकसान हो। तो सरकार क्या करती है, लाइसेंस देने से पहले सब चीज़ें आपकी वेरिफिकेशन करी जाती है, तब जाके क्या मिलता है आपको, लाइसेंस सरकार प्रोवाइड करती है। अब देखते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती क्या हैं, व्हाट आर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। A small scale industries is defined with a reference to the maximum investment slowed on the assets on of a unit. This limit was changed from the rupees 5 lakh in 1950 to the 1 crore। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, पहले के टाइम में 1950 के राउंड में उसकी लिमिट थी, जो कंपनी 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करती है उसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बट आज के टाइम में उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। आज के टाइम में जो कंपनी 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। तो आपसे कहता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती क्या है, जो क्या करती हैं, 1 करोड़ रुपीज जो कंपनी इन्वेस्ट करती है उसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इससे फ़ायदा क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। एसएसआई आर मोर लेबर इंटेंसिव, ये क्या है, लेबर इंटेंसिव है। जितनी छोटी कंपनी होगी इतनी उसके पास टेक्नोलॉजीज की ज़्यादा होगी कम होगी, कम होगी। टेक्नोलॉजीज कम है तो उसको किसकी मदद पड़ेगी, लेबर चाहिए पड़ेगी। ज़्यादा लेबर का सवाल, देखो बड़ी कंपनीज को ना लेबर की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो रोबोट्स हायर कर लेती है, उनके मशीन्स होती हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स होती है जो बना दिया करती है सामान। बट जो छोटी कंपनीज होती है ना उनको लेबर की जरूरत पड़ती है। तो क्या करना पड़ता है, उसको लेबर को पाने के लिए उनको मतलब उनको कह सकते हैं फंड देना पड़ता है, सैलरीज देनी पड़ती है। उससे जो लेबर को पैसा मिलता है, लेबर अपनी भी ग्रो करती है, धीरे धीरे करके कंपनी भी ग्रो करती है। तो आपसे कहते हैं इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। दे यूज़ मोर लेबर दैन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लेबर थोड़ा कम इस्तेमाल करती हैं, वो मॉडर्नाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, उनके टेक्निक्स बहुत मतलब टेक्नोलॉजीज काफ़ी अच्छी होती हैं। बट जो छोटी कंपनीज हैं उनके पास लेबर ज़्यादा होती हैं बट उसके पास टेक्नोलॉजीज नहीं होती छोटी कंपनीज के पास। देयरफॉर दे जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, जनरेट करी जाती है। सेकंड आपसे कहता है नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फार्मर्स। अब कह सकते हैं छोटी कंपनीज हैं उनको क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिल जाती है। जो बड़े फार्मर्स हैं, एसएसआई कैन नॉट कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रीज। ये तो कह सकते हैं चलो
कि जो छोटे फार्मर्स हैं वो कभी भी कंपटीशन नहीं कर सकते बड़े फार्मर से। जैसे अगर मैं बात करूं वोडाफोन इंडस्ट्रीज की, वोडाफोन आइडिया आपने सुना होगा, वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी एयरटेल एंड जियो है। तो वोडाफोन नहीं कह सकते हैं मतलब कि कंपटीशन नहीं कर सकती एयरटेल जियो के साथ, क्योंकि जियो के पास बहुत पैसा है, मतलब कि पैसा इन्वेस्ट कर सकता है वो। एयरटेल के पास काफ़ी पैसे है, बट वोडाफोन के पास कर्ज बहुत ज़्यादा है, उसका सिर्फ अपना ज़्यादा पैसा नहीं है। उनकी बात छोड़ देते हैं। अगर आपको होता है जैसे जियो और एयरटेल कितनी नंबर वन कंपनी बन चुकी हैं, इसके साथ अगर आप एक अपनी खुद की कंपनी लेके आते हो, ठीक है, अगर आप उसकी एक अपने साथ खुद की कंपनी लेके आते हो, मान लेते हो डीओ, जियो चल रहा है, आप डीओ लेके आ रहे हो, ठीक है, जियो चल रहा है, आप डीओ लेके आ रहे हो, तो इससे क्या होगा आपका, आपकी कंपनी ज़्यादा अच्छी अभी नहीं चल सकती। क्यों? आप कंपटीशन से लड़ ही नहीं सकते। पूरे इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर भी जियो कंपनी चल रही है, और आप अगर आप उसको जियो कंपनी को पता चल गया आप आए हो, एक नई कंपनी आई है डीओ, वो ऐसा सेंट लगाएगी अपनी कंपनी के अंदर, उसकी कंपनी तभी ग्रो कर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको अपनी कंपनी को बूस्ट करने के लिए उसके पास पैसा है। आज आप चाहे कितनी भी ऑफर दे दो, थोड़ी बहुत तो आपको इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। आज के टाइम में जियो अगर उसको पता चल गया लोग डीओ के पास बहुत जा रहे हैं, तो जियो को बस कुछ टाइम लगना है एक ऑफर निकालने का, लोग दोबारा से किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जियो की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये तो कह सकते हैं पक्का कि छोटी कंपनी कभी भी लड़ नहीं सकती किससे, बड़ी कंपनी से, वो हमेशा हारेगी। फिर दे कैन फ्लरिश ओनली वैन दे आर अडॉप्टेड फ्रॉम द लार्ज फर्म्स, ये कभी भी क्या नहीं कर सकती, लड़ नहीं सकती किससे, बड़ी फर्म से। सो वे स्टेप्स, तो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ते हैं। सरकार क्या करती है, उसकी मदद करती है छोटी कंपनीज की। कैसे? रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सरकार क्या कर देती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को वो सामान बनाने के लिए बोलती है जो सामान अभी तक इतना नहीं बना रही बड़ी कंपनीज। ऐसा सामान बनाने के लिए बोलेगी जो अभी तक बड़ी कंपनीज बना ही नहीं रही हैं। वो क्या करते हैं, सामान सरकार किसको देती है बनाने के लिए, छोटी कंपनीज को देती है कि तुम अभी से क्या करो, थोड़ा थोड़ा सामान बनाओ, जिसके कि अब नई कंपनी आए ना वो तुम्हारा कॉम्पीट ना कर पाए। आज तुम दूसरी कंपनी को, अगर आज आप जियो को कॉम्पिटिशन नहीं दे पा रहे हो ना, तो आज आप एक ऐसी कंपनी बनाओ जो अभी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं बना रही हैं, वो चीज़ आप बना के दो लोगों को। आप स्टार्टिंग से मजबूत हो जाओगे ना, तो आगे जाकर आप इतना प्रॉफिट कमाओगे कि बड़ी कंपनी अगर एंटर करती है आपके इस सेक्टर के अंदर, आप एक ऐसी चीज़ इन्वेंशन कर दोगे, आप हमेशा उससे 2 कदम आगे चलोगे उस कंपनी से, क्योंकि उसको भी इतनी नॉलेज नहीं है और आपको तो इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है। ओके, जैसे कि अगर मैं मान लेते हैं कि अब जैसे कि 11th को बच्चे 11th का है, ये चलो 12th का है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, उस बच्चे ने मान लेते हैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, पूरा अप्रैल हो चुका, और आपने 1 अप्रैल से अपनी, जैसे हमारी जो क्लास स्टार्ट हुई थी 9 अप्रैल से, आपने उसको कंटिन्यू करा, या जहाँ पर भी आप कर रहे हैं कंटिन्यू, वहाँ से आप कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं। आज पूरी अप्रैल हो चुकी है आपके राउंड, ठीक है। तो ये देखिए जरा आप, जो अप्रैल जो आपने जो मतलब आपने जो पढ़ा, अब आज बच्चा, एक नया बच्चा आता है, वो आज से पढ़ना स्टार्ट करता है, और मान लेते हैं आप भी बहुत मेहनत से पढ़ रहे थे, आप पूरा अप्रैल बड़े मेहनत से पढ़ा, आपने अच्छे से समझा, पूरा होमवर्क करा, सब कुछ करा आपने, और एक नया बच्चा आता है, वो आज से पढ़ना स्टार्ट करता है, क्या वो आपको कंपटीशन दे सकता है? शायद दे दे। अगर आपने थोड़ा सा भी डिले कर दिया काम करने में, तो वो आगे निकल जाएगा। आपने ऐसे वाली कहानी सुनी होगी ना, खरगोश और कछुए वाली, तो वही चीज़ अगर आपने अभी भी इतनी इसी के साथ मेहनत करी, इसी शिद्दत के साथ अगर आपने मेहनत करी, और वो आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो क्या वो आपको कंपटीशन दे पाएगा? नहीं, क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा करके पूरा अप्रैल में थोड़ा पढ़ लिया, कम से कम 2-2 चैप्टर काफ़ी चीज़ों के पढ़ लिए, बट आपको वो कंपटीशन नहीं दे सकता। आप उससे हमेशा कराओगे, आगे निकल जाओगे आप उससे हमेशा। ओके, वेरियस कंसेशंस, ऐसे ऐसे यूनिट्स को सरकार के देती है, थोड़ा सा सामान को कम रेट पर देती है। ऐसे जो छोटी कंपनी, सरकार जो छोटी कंपनी है, सरकार क्या करती है, उनको ग्रो करने के लिए सरकार क्या देती है, सामानों को थोड़ा कम दामों पर प्रोवाइड करवा देती है कहीं और से, ठीक है। ओके, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अब जो हमारे टॉपिक बच्चे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास में हम पूरा चैप्टर एक बार हम रिवाइज भी करेंगे। ओके, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना फॉरेन ट्रेड के साथ। बाय बाय। अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो अपने ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉरेन ट्रेड के साथ। बाय बाय।